बहुत विनम्रता से 2-3 मसले रखूंगा, बाकी जब होगा पूरा पूरा कल्याण जब होगा तब हो जाएगा। अभी टुकड़ों टुकड़ों में कल्याण कर लो भैया। मैं दोनों राजनीतिक दलों से कहूंगा अभी मिल बैठ के टुकड़ों टुकड़ों में कल्याण कर लो। खाना की व्यवस्था नहीं है, चलो ठीक है, नाश्ते कराओ बच्चों को, कुछ तो हो। कुछ टिप्स मैं देता हूं। जिन परीक्षाओं पर जिन सारी प्रक्रिया हो चुकी, जिन भर्तियों में अदालती रोक भी नहीं, उनमें ये जो विचित्र और अजीब किस्म के बाबू व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इन बाबुओं को पहले सोमवार को नया सप्ताह शुरू होते जेल भेज के उनमें नियुक्ति पत्र बांट दो। उनमें तो हर्रा लगे ना फिटकरी रंग चोखा है, हम खबर चलाएंगे, आपकी जय जय होगी। इसमें कोई बुरी बात कह रहा हूं क्या? ये गलत कह रहा हूं? ऐसे 85 भर्तियां हैं जिनमें अधिकारी विभाग सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच चला गया और डबल बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। क्यों चला गया भाई? क्यों चला गया? मेरी सरकार मेरे लड़के से लड़ेगी मुकदमा? मुकदमा लड़ने के लिए सरकार चुनी गई है क्या? नहीं ना। बाबुओं को जेल भेजिए, विड्रॉ करिए, सरकार की अपील क्लियर कराइए। कितनी देर लग रही? कोर्ट को कोई एतराज है? नहीं एतराज है। आप गए हैं कोर्ट, इसलिए कोर्ट ने लटका दिया, रोक लगा दी। तीसरी बात राघवेंद्र जी लिख लीजिएगा, तीसरी बात मैं कहता हूं, हमारे यहां जो गलत खबर बना देगा बच्चा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ना। गलत पेपर बना दिया, बड़े अधिकारी का कुछ नहीं हुआ, वो फिर भी काजू खा रहा है बैठ के ठंडे में है और जूस पी रहा है हमारे पैसे से। पैसा तो हमारा ही है और कहीं से तो आ नहीं रहा, जनता का पैसा। पेपर लीक हो गया, छोटे मोटे 2-4 गिरफ्तार हो गए, बड़े साहब मौज में बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। भर्ती में कापियां जला दी नीचे वालों ने सेटिंग गेटिंग करके, ताकि सबूत ना बचे, फिर भी बड़े अधिकारी बैठे हैं। तो मुझे ये बताया जाए कृपा करके, राघवेंद्र जी विनम्र निवेदन है, मुझे ये बताया जाए कि वो कौन सा अपराध होगा, उसकी जघन्यता की सीमा क्या होगी, जब बड़े हाकिम लोग एनएसए लगा के उनको जेल भेजा जाएगा। वो सार्वजनिक कर दो, छोड़ो बात को, एक ट्वीट करो कि भाई इस लेवल का अपराध का इंतजार कर रहे हैं, वो करेंगे तो जेल भेज देंगे। मेरा जोर जेल पर है। जब पत्रकार, कथाकार, चित्रकार सब जेल जा सकते हैं, तो ये बाबू क्यों नहीं जा सकते? इनको को सुरक्षा कवच संविधान ने दिया है, नहीं ना? क्यों नहीं जेल जाएंगे? और इनका लीपा हुआ आप अपने सर लेते क्यों हो राघवेंद्र जी? आपसे मेरा मतलब कोई भी सरकार हो, इनका लीपा हुआ आप लोग अपने सर लेते हो। और आज एक रहस्योद्घाटन करके जाता हूं। क्या अभिषेक जी, अखिलेश जी की सरकार के समय मेरे ख्याल से एक मसला आया था एक अधिकारी को लेकर, क्या उसके सरकार के कारण कुछ भी रहे हो, सरकार उसके बचाव में बहुत दूर तक चली गई क्या? तब मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि ये इनके लिए दांव पर मत लगिए, क्या इनकी जो भूमिका है वही रहने दीजिए इनको। क्या मैं फिर कहता हूं हर सरकार से, आज आप सरकार में नहीं हो राघवेंद्र बाबू, ये टेलीफोन नहीं उठाएंगे, आपकी पर्ची नहीं बनेगी वह लोक भवन में जाने के लिए, क्या जैसे अभिषेक की नहीं बनेगी। ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि वो वीसी को बोला प्राधिकरण के और उसने कहा अरे राघवेंद्र जी आप भाइयों आओ किसी दिन बैठते हैं, हैं? प्रमुख सचिव ने ये कहा, अवर सचिव ने ये कहा, अंडर सचिव ने वो कहा, अपर सचिव ने वो कहा। ये सब मृतशना है मित्र। अभी सरकार से नहीं दूर रहो, सपा वालों से पूछ लो ना कि कितने सचिव इनकी लाइन पे आ रहे हैं, कितने आईजी डीआईजी आ रहे हैं, क्या पूछ लो ना। जब इनकी सरकार थी तो इनको भी बोलो ऐसे नमस्ते करते थे। और इनके दिल पे क्या बीतती होगी, जो इनकी सरकार चला रहे थे वो लोग अब आपकी भी चला रहे, तो इनके दिल पे क्या बीतती होगी देख के, नहीं?
ये सच्चाई है। मेरे प्रदेश के नौजवानों के साथ जो अधिकारी अभद्रता कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको फुटबॉल की तरह, शटलकॉक की तरह इधर से उधर फेंक रहे हैं, मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से, उन सबका एक ही बार में इलाज करिए। एक बुलडोजर उधर भी जाना चाहिए, जेसीबी नहीं, लेकिन कार्रवाई का बुलडोजर वहां भी जाना चाहिए। इनके पास सुरक्षा चक्र नहीं होना चाहिए। परिणाम दीजिए, नहीं तो कुर्सी छोड़िए। अधिकारियों के लिए सीधा संदेश होना चाहिए। केवल डीएम और एसपी, उस पर योगी जी का हंटर चल रहा है, लेकिन केवल डीएम एसपी ही नहीं ना अधिकारी हैं, जो सचिवालय में बैठे हैं बड़े बड़े, अब मैं क्या कहूं, उनकी एमआरआई करवाइए, तब बच्चों के साथ न्याय होगा। ये सारी बातें अच्छी हैं, प्रक्रिया का पालन करिए, इस प्रक्रिया का पालन करिए, उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया, हिंदुस्तान की प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय अदालत की प्रक्रिया, विश्व की प्रक्रिया, सबका पालन करिए। बातें अच्छी हैं सुनने और कहने में सुधा, है ना। लेकिन जब कोई दबंग आपका खेत कब्जा कर लेता था ना, क्या, और आप छटपटा के रह जाते थे, ना अदालतों में कुछ कर पाते थे, ना जमीन पर कुछ कर पाते थे, ना कलेक्टर सुनता था, ना तहसीलदार, तब बड़ा कष्ट आ गई थी आपके पास। तहसीलदार नहीं, अब अभी समय नहीं हो पाएगा। पटवारी, पता है आपको, पता नहीं अब नई पीढ़ी के लोग कितना जमीन पर काम कर रहे हैं, कितना ट्विटर पर ही राजनीति कर रहे हैं, वो भी विषय है। ट्विटर सिखाता नहीं राजनीति, प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आप जमीन नहीं जान पाएंगे। इस उत्तर प्रदेश में पटवारी जो है ना, वो सबसे प्रभावशाली कड़ी था, और पटवारियों के पास अनंत संपदा का आशीर्वाद। जितने पटवारियों को आप करीब से जानते होंगे, सब बिल्कुल श्री यंत्र के साधक होंगे। ये पैसा कहां से आता है? जिन लोगों ने गांव में, जमीन में, कस्बे में राजनीति की, वो जानते हैं इस सच को, और ये भी जानते हैं। ये मैं एक उदाहरण, चलो दुनिया की बात छोड़ें, जब आप सत्ता में होते तो कैसे आप दुरुपयोग कर लेते। जब ये रामपुर का मसला आया तो दलित की जमीन भी गई, वन क्षेत्र भी गया, नजूल की भी गई, पंचायत की भी गई, कहीं कोई दस्तावेज रखा गया क्या? नहीं, नहीं ना। अरे नदी पाट दी लोगों ने, नाले पाट दिए, तालाब पाट दिए। ये तो ऊंट की चोरी नेहरे नेहरे नहीं हो सकती। क्या ये दिखता नहीं था लोगों को कि ये किसकी प्रॉपर्टी है? लखनऊ में अतीक की है कि मुख्तार की है, इलाहाबाद में दिखता था ना। और ना अतीक के किसी प्रॉपर्टी की कोई फाइल इलाहाबाद प्राधिकरण में मिलती थी मांगने पर, और ना मुख्तार की लखनऊ वाली प्रॉपर्टी की फाइल एलडीए में मिलती थी। बोले फाइल नहीं मिल रही। कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा? गरीब आदमी एक छज्जा अपना 1 फुट जाने अनजाने बढ़ा ले, लालच में ही चलो बढ़ा ले, तो उस पर सरकार की सारी एजेंसियां टूट पड़ेंगी, एक साथ उसका टेटुआ दबा देंगी। ये नहीं दिखाई दे रहे थे? सैकड़ों सैकड़ों बीघा, एकड़ जमीन इन्होंने अपने अंडर में ले ली। झूठ सच का कारोबार है। बाकी तो मैं तो अपने अनुभव से एक बात जानता हूं, जिन जिन को गलतफहमी हो वो दूर कर ले। मिश्रा जी, इस प्रदेश में मामला देश का, लेकिन प्रदेश का नाम ले लो, इस प्रदेश में सरल आदमी, सभ्य आदमी, जिसका कोई बहुत नेटवर्किंग नहीं हो, वो आदमी अपने घर के बाहर 50 ईंट और 1 बोरी बालू डाल दे, आधे घंटे के भीतर सरकारी मुलाजिम उसके पास मोटरसाइकिल से आ जाएगा। हाँ जी साहब, नक्शा दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, खसरा खतौनी, और साइड में आओ। क्या जब इतना तंत्र मजबूत है तो ये अतीक मुख्तार के ये महल नहीं दिखे, या और लोगों के महल नहीं दिखे? एक मूंगफली बेचने की ठेल आप लगाओ
तो आपसे सुविधा शुल्क मांगने की रसीद के लोग शाम तक आ जाएंगे आपके पास। आप उबले अंडे नहीं बेच सकते, मूंगफली नहीं बेच सकते बिना पैसा दिए। तो ये बिल्डिंग कैसे बन गई? यही गठजोड़ है। यही बुलडोजर जब चलता है तो केवल इमारत नहीं तोड़ता। इमारत छोटी चीज है, उसके साथ का जो गुरूर है वो टूटता है, उसके साथ का दंभ टूटता है, उसके साथ का गठजोड़ टूटता है। लोगों को समझ में आता है कि सत्ता अगर आपके पास है तो वो इसलिए नहीं है कि आप तो महल खड़े कर ले और गरीब आदमी छज्जा में 2 ईंट ज्यादा निकाल ले तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे दो। ठीक कहा था चंद्रशेखर ने, उसके लिए शमन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, और ये नहीं दिखता। एक आप उदाहरण दे के बात समाप्त करूंगा। जो मेरे जीवन में घटी घटना, एक चंद्रशेखर जी, विनीत जी, एक 7-8 साल पहले की बात है। पश्चिम के एक बड़े जिले में प्राधिकरण के वो थे वाइस, क्या बोलते हैं वो जो होते हैं ना, उपाध्यक्ष, वो तो ऐसी चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने किस्सा बताया कि जी एक बार वो आए जूनियर इंजीनियर टाइप के छोटे कारकुन उसके पास, अपने वाइस चेयरमैन के पास प्राधिकरण के, और बताया जी फलानी जगह जमीन की नाप जोख हो रही है, भगा दिया। फिर 10 दिन बाद आए, बोले नींव खुद रही, भगा दिया। ऐसे करके आते रहे और उनको उपाध्यक्ष जी भगाते रहे, चंद्रशेखर जी। अंत में साल भर बाद वो आए, बोले साहब 20 मंजिल इमारत बन गई, नीले वाले शीशे लग गए और सब एसी फेसी लग गए, अब फला तारीख को फलानी अभिनेत्री उसका उद्घाटन करेंगी, कार्ड बट गए। क्या? तो बोले भाई साहब, फिर उन्होंने कहा, उपाध्यक्ष जी ने एनफोर्समेंट को बुलाओ, थाने को सूचित करो, एसएसपी को फोन लगाओ, गाड़ी निकलवाओ, ध्वस्तीकरण करेंगे, चल के सील लगाएंगे। क्या? अब गए तो सील तो क्या लगनी थी, तब तक उसका 20 करोड़ लग चुका था, 5 करोड़ अभिनेत्री को दे चुका था, वो तो बर्बाद हो जाता। तो कमरे में बैठ के फिर थोड़ा देर का ड्रामा हुआ, कमरे में बैठ के सेटलमेंट हो गया। तो उन दोनों जूनियर इंजीनियर्स ने, जो जेई टाइप के जो थे बेचारे, उन्होंने पूछा, हे गुरु, हे आचार्य प्रवर, आपने ये जो सख्ती आज दिखाई, ये पहले दिन दिखा दिए होते जब वो नाप रहे थे तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उनने कहा, अरे बुड़बक, मूर्ख, वो फीता जेब में रख लेते, कहते नहीं नापेंगे। तो बोले नींव के समय कर लेते, तो बोले वो ईंटें भरवा देते, कहते अच्छा गलती हो गई, 1000-2000 रुपया दे देते। बोले भाई ये ट्रक भर मिठाई नहीं मिलती बेटा, समझो नौकरी करने का तरीका। ये थी सच्चाई, ये थी सच्चाई। किसी ने अपने तहखाने में सोना जमा कर लिया, समझ में आता, पता नहीं लगा। अरे इमारतें बन जाएं, महल बन जाए और पता नहीं लगे किसी को, ऐसा कैसे संभव है? इसलिए मैं इसके पक्ष में हूं। ये राजनीतिक तौर पर भाजपा को फायदा दे या सपा को नुकसान दे, या बसपा को फायदा दे और सपा को फायदा दे, वो अलग विषय है। लेकिन मैं इस बात के पक्ष में हूं, ये गुरूर सड़क पर टूटना चाहिए। ये गुरूर लोकतंत्र के मूल स्वभाव का अपहरण करता है। ये आम आदमी की जिजीविषा पर कुठाराघात करता है। प्रशासन, राजनीति और अपराध और दबंग मिलके पूरा सिस्टम हाईजैक करना चाहते हैं, इसलिए बुलडोजर की जरूरत पड़ी। गरीब आदमी की सुनवाई नहीं। अरे खेत कब्जा हो जाए तो कोई सुनने वाला नहीं, मकान कब्जा हो जाए कोई सुनने वाला नहीं, दुकान कब्जा हो जाए कोई सुनने वाला नहीं। क्या ये गलत बात है? आज भी सबसे ज्यादा शिकायतें कब्जे की आती हैं। उसका कारण यह है कि सुनवाई नहीं। तो ये देश तो भावुक है, प्रदेश तो भावुक है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे वह लोग इसके बुलडोजर की पूजा करने लगेंगे। मेरे ख्याल शायद ए.के. मिश्रा को याद होगा कि इस देश में स्टोव देवता भी आए थे। स्टोव को देवता मान लिया गया था और पूजा होने लगी थी।
तो अगर बुलडोजर लोगों को दिल में उतर जाएगा तो उसको भी वो अवतार मान लेंगे और उसकी भी पूजा करने लगेंगे। मुर्तजा या मुर्तजा के पीछे जो लोग थे, जो संगठन थे, ऐसा मानने के लिए तमाम कारण मौजूद हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य दिख रहे हैं कि भाई तुम जाके चिल्लाना मुझे गोली मारो और जो सिक्योरिटी वहां हो उस पर हमला करना, स्वाभाविक रिटिलिएट करेगी सिक्योरिटी। आप ये ना भी बोलो तो भी रिटिलिएट करेगी। जब आप उसको इंजर्ड करेंगे, उसकी कार्रवाई छीनने की कोशिश करेंगे। तो अगर मार दिया तो जो राजेश राय कह रहे वो हल्ला हंगामा दुनिया भर में मचाई देंगे कि हाय हाय मार दिया गरीब को। और अगर मान लीजिए नहीं मारा तो इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता रहेगा कि यार जब वो आदमी ऐसा बोल रहा था मुझे गोली मार दो, इसका मतलब मेंटली ही अनस्टेबल था। कम से कम ये थ्योरी तो कम से बेच ही लेंगे। इसलिए भी ये हो सकता है। बाकी तो एटीएस, एनआईए और वो बाकी एजेंसियां जाने, वो पड़ताल करेंगी। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, सेना के बड़े अधिकारी जो लोग कश्मीर में रहे और रिटायर हो गए, पैरामिलिट्री फोर्स के बड़े अधिकारी जो कश्मीर में रहे और रिटायर हो गए, और देश भर में रहने वाले बड़े पुलिस अधिकारी जो हमारे मित्र हैं, जिनको मैं जानता हूं, जो हमसे दिल की बात करते हैं, वो सब लोग इस बात को कहते हैं कि हम जान जोखिम में डालकर आदमी को घेर ले, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो हमारे साथ नहीं खड़ी होती थी। समस्या ये थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बड़े अधिकारी, वो एक बार आए थे मेरे पास, रिटायर हो गए अब तो, और उन्होंने किस्सा बताया उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े माफिया का। बोले अग्निहोत्री जी मैं उसको गिरफ्तार कर लिया। क्या? मेरे बॉस ने कहा कि टॉप बॉस चाहते हैं इसको छोड़ दो। बोले हमने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। भाई साहब हम नहीं छोड़ेंगे, आप बुला लो अपने दफ्तर, ले जाओ और वहां इसको सोने से तौल दो, हमसे मतलब नहीं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा अपने यहां से। तो बोले हमसे कहा गया नादानी मत करिए, भुगत जाएंगे आप। यहां से समस्या पैदा होती है। मैं फिर कहता हूं, दुनिया का कोई शासन, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं जो ये कह दे कि आतंकवाद पर मैंने एमसील लगा दी, लॉक लगा दिया, अब कोई आतंकवादी घटना नहीं घट सकती, संभव नहीं। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं जो ये तय कर दे कि अब कोई आपराधिक घटना नहीं घटेगी, नहीं। वो मेरे लिए कम चिंता का विषय है। ज्यादा चिंता का विषय है कि देश की पॉलिटिकल लीडरशिप जो देश का नेतृत्व करती है, जो दुनिया के सामने भारत का चेहरा होती है, वो रिएक्ट कैसे करती है। आप सोच सकते हैं अमेरिका में 9/11 हुआ, बड़ी घटना थी, दुनिया चौंक गई, अमेरिका भी स्तब्ध था, हतप्रभ था, उसके वर्चस्व पर उतना बड़ा तमाचा तब नहीं पड़ा था कभी। लेकिन अमेरिका के अंदर से वहां भी पार्टियां हैं, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा जैसी, ऐसा नहीं कि वहां कोई एक ही पार्टी है ना पार्टियां। सारी पार्टियां एक स्वर से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति के पीछे खड़ी थी, बिना किसी सवाल जवाब के। क्या हमने ऐसा किया किसी अवसर पर? नहीं। हम उल्टा और ये यहां तक कहने लगते हैं कि ये जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है वो तो इनकी नीतियों के चलते हो रहा है। मोदी से आपकी नाराजगी हो सकती है, योगी से नाराजगी हो सकती है, लेकिन आप इस हद तक चले जाते हैं कि आप कहते हैं जो गड़बड़ हो रहा है, आतंकवादी मसला हो रहा है या इस ढंग की जो चीज हो रही है वो इनकी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। ये क्या तरीका है? मैं इस बात पर भी नहीं जाना चाहता कि इससे वोट का तराजू किधर झुकता है और किधर ऊपर हो जाता है, इसी भी मेरे विषय नहीं विवेचना का।
जहां देश के साथ गद्दारी करने से वोट मिलता हो तो उस वोट को लेंगे क्या? नहीं ना। ये देश हमारी मां है। कोई अपनी मां को तराजू में बैठाएगा क्या वोट के लिए, वोट के चक्कर में? नहीं। मैं आश्चर्य में था कि गुरु गोरखनाथ के मंदिर पर इस ढंग की स्थिति पैदा हुई। देश छोड़िए, उत्तर प्रदेश के ही राजनीतिक बड़े लोग, जो बड़े चेहरे हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश की जनता ने कभी न कभी भरोसा जताया है, वो तो एक स्वर में खड़े होते। क्या संकट मोचन किसी एक पार्टी का है? क्या अयोध्या किसी एक पार्टी की है? क्या बाबा गोरखनाथ किसी एक पार्टी के हैं? यहां से पनपता है, यहां से पनपता है। अल जवाहिरी की हिम्मत कैसे पड़ी? तात्कालिक प्रोवोकेशन तो कुछ था नहीं न। हमने अलकायदा के 10-20-50 लोग मार दिए आजकल में, कि जिससे नाराज होके वो आतंकी सरगना वीडियो बनाने लगा। कर्नाटक की उस जरा सी बच्ची के लिए स्तुति गान गा रहा है। और किसी ने पूछा, ये बात मुझे चुभी आशीष बाबू, राजेश जी, क्या उतना गंदा आदमी दुनिया में जिसने आतंक का नासूर फैलाया, वो आदमी हमको हिंदू लोकतंत्र कह के कलंकित कर रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है? लेकिन ये बात हमारे देश चलाने वाले राजनेताओं को पूछनी चाहिए थी कि नहीं, जो बड़ा बड़ा अच्छा कपड़ा पहन के संसद में बैठते हैं, कि नहीं पूछना चाहिए था आशीष जी? लोकतंत्र भी हिंदू और मुसलमान होगा? अरे भारत को अगर लोकतंत्र नहीं चुनना होता तो कोई भाई का लाल अलकायदा से पूछने की जरूरत थी 1947 में। पाकिस्तान बना था ना, जिस आधार पर विभाजन जिस आधार पर हुआ, उसी आधार को यहां मान्यता दे देनी थी, बात खत्म हो जाती, थियोक्रेटिक स्टेट हो जाता भारत, धर्म आधारित राज्य। कौन रोक रहा था? कोई बुरा भी नहीं मानता, देश में स्वागत भी होता उसका। लेकिन भारत ने लोकतंत्र चुना, अपनी मर्जी से चुना, किसी के दबाव में नहीं चुना। क्या जो हिंदू यहां रह गए थे उन्होंने किसी के दबाव में चुना लोकतंत्र? कौन दबाव डालने की स्थिति में था उस वक्त? कोई नहीं था। ये भारत का डीएनए था, रक्त था, सबको साथ लेके चलने वाला। अब जवाहिरी बताएगा भारत को कि हिंदू डेमोक्रेसी में मुसलमानों को, और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, मैं जोड़ नहीं रहा, ईश्वर ना करे ऐसा हो। जवाहिरी का वीडियो में ये वक्तव्य कि हिंदू डेमोक्रेसी यानी भारत में मुसलमानों को कष्ट और प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अभी 4 दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि जैसे हालात आज हैं मुसलमानों के लिए, ऐसे अंग्रेजों के समय में और फलाने के समय में और फलाने के समय में कभी नहीं रहे जितनी जुल्म गारत इस वक्त है। दोनों बातें मिल नहीं रही, कुछ शब्दों का अंतर छोड़ दीजिए, भाव दोनों के एक नहीं लग रहा आपको? ये भाव एक कैसे हो गया? यहां से गद्दारी शुरू होती है भारत के साथ, यहां से गद्दारी शुरू होती है। भारत में रजिस्टर्ड एक संगठन, वो भी एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड है, वो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी बॉडी है, लेकिन है तो रजिस्टर्ड ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसका जनरल सेक्रेटरी ये कह रहा है। और वही बात और ज्यादा तीखे शब्दों में अलकायदा चीफ कह रहा है। क्या इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए? हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा आतंकवाद के नाक में नकेल डाली है, उस पर हमको ऐतराज, कोई भरोसा है। लेकिन हम इनका क्या करें, राजनेताओं का? जो ओसामा जी कहने लगे उनका क्या करिएगा? मुझे पता नहीं सोनिया जी उन वक्तव्य से दुखी हुई कि सुखी हुई, लेकिन ऐसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य भी इस देश ने सुने जिनकी ओर आनंद इशारा कर रहे थे कि रात भर रोई सोनिया जी। अब वो क्या खंडन करती, कोई छोटा मोटा बोलता तो डांट डपट के पार्टी से बाहर भी कर देती। बड़े आदमी ने बोला, मुझे भरोसा नहीं कि रोई होंगी।
लेकिन आपने गुलगोबर कर दिया। बाटला हाउस की याद में आजमगढ़ से एक यात्रा चलती थी हर साल। उस यात्रा को इस रेलवे स्टेशन पर माला पहनाने कांग्रेस का एक बड़ा नेता गया। यहां से समस्या पैदा होती है। अलकायदा से हम निपट लेंगे, लश्कर तैयबा से निपट लेंगे, जैसे मोहम्मद से निपट लेंगे। निपट ही रहे हैं अभी तक। किसी की कृपा पर भारत जिंदा है नहीं, लेकिन अपनों का क्या करें, समस्या अपनों से आती है जिनसे आप कुछ कह नहीं सकते। आतंकवादी है तो हमको पता है उसकी दवा क्या है, लेकिन अपनों की दवा क्या हो, ये बड़े फलक पर जब तक हम नहीं समझेंगे इस समस्या को कमर अली साहब, तब तक ये अरबी फारसी बोर्ड का लिटरेचर पर संविधान पढ़ने से इसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये मदरसा एक्ट पढ़ने ना, फलक बड़ा होना चाहिए। मैं एक बुनियादी बात कहता हूं, जावेद भाई मेरी बात से सहमत होंगे, टीवी पे नहीं होंगे तो पीछे होंगे। जब जनसंघ बना तब से लेके इनके पास से जो कुछ आया, थोड़ी बहुत हैसियत आई, वो आई 90 के दौर में। उससे पहले तो हैसियत में थे नहीं कहीं, ठीक। उससे पहले कई हैसियत में नहीं थे, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहीं जाते थे तो कार्यकर्ता घर रुकते थे, होटल का पैसा नहीं होता था, ठीक। तो ये तो कोई दखल दे नहीं सकते थे क्या कि इनने कोई एंगल भिड़ा के मदरसों में ऐसी कोई डिवाइस लगा दी कि ताकि तरक्की ना हो। तब मुसलमानों को पंख क्यों नहीं मिल पाए, उनके बच्चों को वो पंख क्यों नहीं मिले जो बाकी आबादी के बच्चों को मिले, उनका ऊंचा पजामा पैंट में तब्दील क्यों नहीं हो पाया। कौन है इसके लिए गुनहगार? और मैं उन लोगों में नहीं जो पागलपन के नारे लगाऊं। हिंदुस्तान तब तक बड़ा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता पूरी तौर पर जब तक यहां का मुसलमान तरक्की ना कर ले। और एक बात कहता हूं, उत्तर प्रदेश में आपको शिकायत हो सकती है योगी से, उससे पहले कल्याण सिंह से। बंगाल में ये कभी नहीं गए, इनकी कोई हैसियत आज भी नहीं वहां, ठीक। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है जावेद अहमद, हिंदुस्तान का सबसे गरीब, विपन्न और दुखी मुसलमान पश्चिम बंगाल में है। क्यों? वहां तो ये कभी नहीं गए, और जाएं भी तो इनके बस का कुछ नहीं। ये तो मेयर भी नहीं किसी के, ये क्या कर लेंगे? इस बात को समझिए। कल्याण सिंह से पहले तो यहां सरकार सुपर सेकुलर लोगों की रही उत्तर प्रदेश में, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त जी तक। फिर मुसलमान का बच्चा तरक्की के हाईवे पर क्यों नहीं चढ़ पाया? ये कमर अली को सोचना चाहिए, मदरसा बोर्ड के मेंबर के तौर पर नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, जावेद अहमद सपा कार्यकर्ता के तो सोचना चाहिए इस बात पर क्या वजह कहां है। और कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसी फार्मूला भाई कोई जानता हो कि मुसलमानों को हटा के भी देश संपन्न हो जाए तो उसको मेरा प्रणाम। मैं नहीं जानता ऐसा फार्मूला। 17-18% आबादी अगर कदम से कदम मिला के नहीं चली तो देश नहीं चल पाएगा, जान लीजिए, कभी नहीं। ये वैसी स्थिति हो जाएगी कि महाराष्ट्र बहुत आगे, बिहार बहुत पीछे। अरे बिहार भी आगे चलेगा तब ना देश आगे हो पाएगा। वैसे ही हिंदू और मुसलमान का मसला है। हम मदरसे पर अटके पड़े। कोई तरक्की पसंद कौम मुझे बता दीजिए जो मदरसे जैसी किसी व्यवस्था में अटकी हो, लटकी हो, भटकी हो, बताइए। अब क्यों अटके हैं कि नहीं इसमें थोड़ी फारसी भी रखेंगे, थोड़ी अरबी भी रखेंगे, और थोड़ा ये भी, थोड़ा वो भी। क्या कर रहे हैं?
अरे ये तो सोचिए, मेरा बच्चा पढ़े, आपका बच्चा पढ़े, किसी का बच्चा पढ़े, पढ़ के कहां जाएगा? 10 लोग नमाज पढ़ने वाले, 20 पढ़ाने वाले, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जामा मस्जिद में बुखारी परिवार है, मुगलों की समझ से वही है, तो बाकी कहां खपेंगे? बुखारी के अलावा कौन खपेगा वहां? तो क्या करोगे? मैं पंडितों की भी स्थिति देख रहा, जिन्होंने केवल पौरोहित कर्म को ही अपना आधार बनाया, उनके लिए आज जीवन यापन की समस्या है। वो कह रहे हम अपने बेटे को इसमें नहीं डालना चाहते। दिन भर कितनी कथाएं हो जाएंगी, रोटी कहां से चलेगी? और रोटी नहीं चलेगी तो फिर बाकी चीजों में दिमाग लगेगा, फिर आपको कोई भी बहका लेगा। वो भिक्षितम किम न करोति पापम। जो भूखा है, हमारे यहां उपनिषद ने कहा, मिश्रा जी, जो भूखा है वो कोई भी पाप कर सकता है, उसको फिर आप रोक नहीं सकते। क्यों इसमें अटके हैं भाई? क्या मदरसे भी कुरान का हिस्सा है? क्या कोई संस्कृत पाठशाला वेद का हिस्सा हो सकती है? नहीं। मदरसे कुरान का हिस्सा नहीं, जो बदल नहीं सकते। या तो उनके खिड़की दरवाजे हटाइए, दुनिया की खुली हवा उनमें आए। क्या इन बच्चों के मन में नहीं आता होगा, कमर अली साहब, जावेद भाई, अब तो डिजिटल का जमाना है कि जैसे बाकी बच्चे इनकी उम्र के अच्छे अच्छे नेकर, टी और शर्ट और बेल्ट और बांध के जाते हैं स्कूल, वैसे हम भी जाएं? नहीं आता होगा। कोई रहना चाहेगा इसे दुनिया से कटके? कोशिश करिए। ये कोशिश योगी आदित्यनाथ के किससे नहीं होगी, नरेंद्र मोदी से भी नहीं होगी, मुलायम सिंह से भी नहीं होगी। ये कोशिश जावेद अहमद को करनी होगी, कमर अली को करनी होगी। दूसरों पे आक्षेप लग जाएंगे, तमाम लोग एकजुट हो जाएंगे एजेंडा लेके। आर के मिश्रा कहें तो नहीं चलेगा, आप कहेंगे तो भरोसा जमेगा। इसलिए कहिए, हम एक एएमयू दे पाए, एक जामिया दे पाए, इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों? और नहीं होना चाहिए था? आज जामिया पर सबको गर्व है। आज जामिया में एडमिशन के लिए हिंदू भी सिफारिश लगाता है। ऐसे इंस्टीट्यूशन कितने बना पाए आप? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला ठीक नहीं है, वहां पढ़ाई का बवाल ज्यादा है, लेकिन जामिया का मामला ठीक है, वहां प्रतिभा योग्यता दिखती है। ऐसे संस्थान क्यों नहीं बनते? मैं फिर हाथ जोड़कर कहूंगा, खुद को बदलिए, दुनिया को गौर से देखिए, फिर उसके साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करिए। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस से कुछ नहीं, इनमें उलझ के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जहां कांग्रेस शासन में रही वहां भी आपका मुस्तकबिल नहीं बदला, जहां वामपंथी रहे वहां भी आपका भाग्य नहीं बदला। तो ये तो मान ही लीजिए कि सरकारों से भाग्य नहीं बदलेगा, खुद बदलेंगे जावेद जी, कमर अली जी, तो भाग्य बदलेगा, तो नसीब बदलेगा। 5 तारा टाइप के जो बड़े स्कूल हैं, वहां डीएम, एसपी, बीएसए, डीआईओएस और विधायक और ब्लॉक प्रमुख, इनकी हैसियत नहीं कि इनके जाने गेट खुल जाए। ये जान लीजिए, गाजियाबाद में तो कैसा हादसा हो गया, लोकल एमएलए मंत्री वो आया, गेट नहीं खोला, बोला ना गेट नहीं खुलता। क्या अब उस पानी शर्मिंदगी के मारे कहीं जमीन फटे हम इसमें गड़ जाए। जनता ताली बजाने लगी, बोली बताओ जब तुम्हारी ये हैसियत, सच्चाई यही है। इसमें किसी को पर्दा नहीं डालना चाहिए। ये आज से नहीं,
हमेशा से यही सच्चाई है। मैं नाम नहीं लूंगा, उन स्कूलों में बीएसए को भेज दीजिए, गार्ड रूम तक जाना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, बाकी तो छोड़ो, बीएसए क्या बेच रहा। दूसरी बात एक और कहूंगा, कौशल जी नोट कर लीजिएगा तो बड़ा कृपा होगी प्रदेश पर। बीएसए और डीआईओसी ये जो दो प्रजातियां हैं, इनका एमआरआई कराओ, शरीर का नहीं, इनके खेल का एमआरआई कराओ, एक एक का। बहुत बड़ा मकड़ जाल है, बहुत बड़ा मकड़ जाल है। क्या ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए। मैं योगी जी से अनुरोध करूंगा, ओपन हार्ट सर्जरी चाहिए। कॉस्मेटिक सर्जरी से ये लोग नहीं सुधर सकते महाराज। इनके लिए एक वर्चुअल बुलडोजर मंगवाओ, वैसे वाले बुलडोजर की जरूरत नहीं, तब ये सुधरेंगे, अन्यथा नहीं सुधर सकते। जो बीए से ज्वाइन कर लिया उसने समझ लीजिए श्री सूक्त की सिद्धि हासिल कर ली, लक्ष्मी के श्री सूक्त की। क्या कुबेर फेल है, कोई मुख्यमंत्री रहे कोई प्रधानमंत्री रहे, मुंह चुपताव दे रहा है और मस्त अपना देवरिया में बैठा, बलिया में बैठा, गाजीपुर में बैठा है और खैनी खा रहा है, मस्त मजे ले रहा है। क्या ये सब सरकारों में मैंने देखा। नाम मत दिलवाइए, काय को, सब जानते ही हो ये हो रहा है। सबसे ज्यादा गंदगी बलिया में क्या हुआ, ये क्या किया। और वैसे ही आपके अधिकारी जिन्होंने अपने पाप पर शर्मिंदगी और कार्रवाई करते उसके बजाय 3 जर्नलिस्ट उठा के अंदर कर दिए। अब चेहरा नहीं दिखा पा रहा, कहीं क्या मुंह दिखाएंगे। नहीं, यह रास्ता ठीक नहीं। मैं फिर कहता हूं, मैं बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन के साथ इस विषय को लेकर आया। एक और प्रैक्टिकल बात कहता हूं, मुझे लगता है 2 राजनीतिक लोग हैं, 3 वो तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे। आज कोई केंद्रीय मंत्री किसी के यहां सत्यनारायण कथा में आने की सूचना आ जाए, उसके गांव तक रोड पक्की, लाइट, खंबा बंबा सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 48 घंटे में, यह फाइल चलेगी। और अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का आना सुरक्षित हो जाए तो कागज गया तेल लेने, हफ्ते भर में पूरा शहर चकाचक हो जाएगा। जब ये बात सबको मालूम है, कोई मैं गंभीर बात नहीं बता रहा, जब सबको मालूम है मेरे भाई, तो ये फार्मूला अस्पताल और सरकारी अस्पताल और स्कूल में क्यों नहीं लागू कर देते हो। एक लाइन की बात कहनी है, जो भी सरकार से तनख्वाह ले रहा है, प्रियंका गुप्ता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए जब तक विधायक नहीं बन जाए, विधायक बन जाए तो इनका भी पर्चा काट दो। सरकार से तनख्वाह लोगे तो मानना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ दो। भेलपुरी की दुकान खोलो, बच्चे को कहीं पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहोगे तो बच्चे को यहां पढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा में भर्तियों का भी इतना उलझाव है कौशल जी। क्या कल्याण सिंह जी का पोता संदीप, उसको बेसिक शिक्षा मिला, उसको तो छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को 1 महीने के लिए कह दो महाराज केवल इसी काम को देखो, वो भी असफल हो जाएंगे, इसका सूत्र नहीं खोज पाएंगे। इतनी उलझी हैं भर्तियां। कितना संदीप समझेंगे, क्या समझेंगे, क्या कहूं। मेरा उस परिवार के साथ बड़ा पत्रकार के तौर पर बड़ा पुराना रिश्ता है कल्याण सिंह जी के, लेकिन बहुत कठिन मंत्रालय है ये। इसलिए बिना भर्ती के सबको शिक्षा नहीं मिल सकती। बिना गुरु के शिक्षा कैसे संभव होगी। बच्चे केवल मिड डे मील के लिए थोड़े स्कूल जाएंगे, अध्यापक तो हो पहले। अगर ये मांग उत्तर प्रदेश में हो रही है कि 97,000 शायद, हाँ 97,000, लगभग 1 लाख अध्यापकों की तत्काल भर्ती की इस अधिसूचना निकलनी चाहिए, क्या दिक्कत है। और अब की भर्ती की अधिसूचना निकालिए तो उसमें व्यवस्था करा दीजिए कि 180 दिन के अंदर कंप्लीट होगी। और एक सुझाव मैंने और भी दिया था अभी 4-5 दिन पहले, मुख्यमंत्री जी मुझे संघर्ष करते दिखते हैं, इसलिए उनके प्रति मेरा भाव है।
सारे निगमों के अध्यक्षों का एक एक उन्होंने मैराथन बैठक ली, डांटा डपटा आयोगों के अध्यक्षों को कि भाई काम करो, ईमानदारी से करो, सब बताया, कैलेंडर बनाओ। मैंने एक सुझाव उसमें दिया कि अगर अच्छी बात है, लेकिन यह तय कर दीजिए जिसकी भर्ती निकले, जिस आयोग की, जिस निगम की, कमीशन की, उसमें कोई लोचा हो, पर्चा आउट से लेके और गड़बड़ आरक्षण के नियमों का उल्लंघन, उस आयोग कमीशन के अध्यक्ष को रासुका लगा के तत्काल प्रभाव से डासना जेल में भेज दिया जाए, एक थाली और कंबल और लोटा दे के गेट पे। इससे कंपेन नहीं सुधरेगा उत्तर प्रदेश, लिख लीजिए कौशल जी। पर्चा आउट हो जाए और जांच चलती रहे, ना 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 ना। 5-6 बड़े लोग, मैंने टीटी का पर्चा आउट हुआ था तब भी यही निवेदन किया था। उस वक्त अगर 5-6 बड़ों को रासुका लगा भेज दिया होता तो यह बलिया वाला कांड नहीं होता। यह है मसला। एक पर्चा आउट होने का मतलब होता है लाखों लोगों के मेहनत पर, पराक्रम पर, पुरुषार्थ पर पानी फेर देते हैं कुछ बेईमान लोग। ये राष्ट्रद्रोह नहीं तो क्या है? ये नौजवान चेहरे ही तो राष्ट्र हैं। इन्हीं से द्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। लगाइए राष्ट्रद्रोह की धारा, भेजिए जेल। आयोग के अध्यक्ष बन गए, सिफारिश कर दी किसी ने, क्लब का कुर्ता पहन के वो भी घूमे, 5 साल अपनी तनख्वाह ली, गाड़ी घोड़ा भोगा, उसके बाद अपने घर गए। रिजल्ट देना नहीं उनको। यूपी SSSC में दर्जन भर से ज्यादा भर्तियां लंबित हैं 2016 से लेकर आज तक। यूपी SSSC का कोई सचिव होगा, कोई अध्यक्ष होगा? वो कंचे खेल रहे हैं या अंताक्षरी खेलते हैं? क्या कर रहे हैं? ये तो प्रदेश को पता लगे। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता और चलना भी नहीं चाहिए। दर्जन भर से ज्यादा भर्तियां अटकी लटकी भटकी हैं यूपी SSSC में, और उसके बाद भी वो आयोग चल रहा है। नहीं, इनके लिए जेल यात्रा ही, बाकी के लिए तीर्थ यात्रा जरूरी होती है, लेकिन ऐसे अधिकारियों के लिए जेल यात्रा जरूरी है। और जेल में भी सश्रम कारावास दिलाइए, ताकि वहां इनका जो अभिनंदन समारोह हो वो हर सर्दी में इनको याद आए, जब छूट भी जाए। जैसे जैसे ठंड पड़े वैसे वैसे पता लगे, वो भी जरूरी है। और मैं अंतिम रूप से अगर कोई बात कहूं ना, तो मैं कहूंगा कि जब हमको पता लग जाए कि ये क्रॉनिक डिजीज हो गई, ये आज की समस्या नहीं, और छोटे मोटे प्रयासों से कौशल जी सुधरेगी भी नहीं, ये भी जान लीजिए। क्या आपकी भी सरकार का समय पूरा हो जाएगा, ठीक जैसे बाकी का हुआ। कुछ करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ होगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन बुनियादी चीजें बिल्कुल नहीं बदलेंगी। वो तभी बदलेंगी जब स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगेगा। क्या? गिलोय बटी खाने से अब मरीज ठीक नहीं होगा, गिलोय घनबट्टी खाने से ठीक नहीं होगा, अनुलोम विलोम से भी ठीक नहीं होगा। अब इसके स्टेरॉइड के 10, 12, 15 इंजेक्शन देने होंगे, तब ये चलने लायक होगा। आप समझिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन ये कर दीजिए तो जय जय है। लाखों नौजवान, ये आपने टीटी में देखा था ना, 24 लाख बच्चा बैठा था, 24 लाख प्राइमरी में अध्यापकी के लिए। हमारी आंख नम होनी चाहिए। ये भर्ती किस लिए? अचार पड़ेगा इनका, या बैंक में रखने से दूनी हो जाएंगे एफडी है। हमारे पास नौजवान घूम रहा, योग्य घूम रहा, और भर्ती की जगह खाली है। फिर वो कौन से तत्व हैं जो दोनों को मिलने नहीं देना चाहते? बच्चे स्कूल आ भी जाएंगे, 5 करोड़ नॉमिनेशन हो गए, चलिए 3 साढ़े 3 पहले पढ़ रहे, 2 करोड़ इस मुहिम में आ गए, 5 करोड़ बच्चों के लिए अध्यापक कहां है? कौन पढ़ाएगा? फिर वही होगा
कि घर से थाली लाओ और मिड डे मील खाओ और जाओ। ये ठीक नहीं। आज योगी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया श्रावस्ती में, मैंने सुना, वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा राष्ट्र का कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य। महाराज जो शठ हैं वो इस तरह की बातों को इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। जो शठ हैं उनके लिए तो बुलडोजर बाबा वाला ही रूप ठीक है, वही अवतार ठीक है। भावनात्मक नहीं चलेगा कि राष्ट्र का कर्तव्य है, सबका ना ना, ये कर्तव्य मानते तो 73 साल की आजादी में ये स्थिति होती स्कूलों की। नहीं, केवल मकान गिराने के लिए बुलडोजर नहीं रखो महाराज, ऐसा भी बुलडोजर आविष्कृत करो जो इस तरह की जो दशकों की समस्याएं हैं उनसे इस प्रदेश को निजात दे। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।